कभी सोचा है कि लगभग 1 अरब लोगों को एक साथ वोट डालने के लिए तैयार करना कैसा लगता होगा? आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभियान की गहराई में उतरेंगे और इस विशाल चुनाव प्रणाली के पीछे के दृष्टिकोण को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि यह पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले इस चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 98 करोड़। जी हां, ये उन मतदाताओं की संख्या है जो 2024 की गर्मियों में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में अपना वोट डालने के पात्र थे। जरा सोचिए, ये गिनती पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका की मिलीजुली आबादी से भी कहीं ज्यादा है ना? हैरानी की बात। और इस आयोजन का पैमाना कितना बड़ा था, ये इन अखबारों की सुर्खियों से साफ झलकता है। करीब 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने असल में अपने घरों से निकलकर वोट डाला और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जमीन पर लोकतंत्र की ऐसी जीवंत और शानदार तस्वीर शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस पूरी व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए आज हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रीय तस्वीर से शुरुआत करेंगे, इसके इतिहास और नियमों को समझेंगे और फिर आखिर में एक स्थानीय स्कूल चुनाव के जरिए देखेंगे कि ये सब जमीन पर कैसे उतरता है। तो चलिए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। यहां हम जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व के अद्भुत पैमाने को समझेंगे। अब देखिए, इस चुनाव प्रणाली की सबसे खास बात क्या है। ये सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं को नहीं चुनती, ये पूरे देश में लगभग 31 लाख चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधियों को सपोर्ट करती है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात, इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। करीब 2.5 लाख से ज्यादा स्थानीय निकायों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि देश के हर एक कोने तक शासन और जनता की आवाज पहुंचे, एकदम ग्रासरूट लेवल तक। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, जहां हम उस मूल सिद्धांत की बात करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर वयस्क नागरिक को, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आमदनी कुछ भी हो, वोट देने का बराबर अधिकार है। हर वोट की कीमत बिल्कुल एक समान है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1988 में वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा हिस्सा बन सकें। ये विचार शुरुआत से ही कितना प्रभावशाली था, इसे हम 1949 में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा संविधान सभा में कहे गए शब्दों से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पर अपार विश्वास के साथ इस सिद्धांत को अपनाया गया है। उस वक्त की चुनौतियों को देखते हुए दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा और निडर प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत साहसिक कदम था। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और तीसरे खंड में देखते हैं कि अधिकार पहले के मुकाबले कितना क्रांतिकारी था। आज़ादी से पहले और बाद की ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। आज़ादी से पहले सिर्फ 13% भारतीयों को वोट देने का अधिकार था, और जब देश आज़ाद हुआ तब राष्ट्रीय साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 14% थी। उस वक्त कई लोगों का मानना था कि वोट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सभी रुकावटों को दरकिनार करते हुए एक ही झटके में पूरी आबादी को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें एक और बहुत बड़ा अंतर दिखाती हैं। भारत ने शुरुआत से ही महिलाओं को वोट देने का समान अधिकार दे दिया था, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे कई विकसित देशों में महिलाओं को 1971 तक इस बुनियादी अधिकार को पाने के लिए लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा था। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब आते हैं इस विशाल चुनाव अभियान की रीढ़ की हड्डी पर, यानी खंड 4, भारत का चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, ये 1950 में स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसने 1951-52 में अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया था। आज ये आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति चुनावों की निगरानी करता है। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पूरी चुनाव प्रणाली बिना किसी पक्षपात और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। लेकिन आधुनिक चुनाव आयोग को जो चीज सबसे खास बनाती है, वो है जमीनी स्तर पर उठाए गए इसके समावेशी कदम। इनका एक ही लक्ष्य है, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। इसके लिए चुनाव अधिकारी पहाड़ों और जंगलों की दुर्गम यात्रा करते हैं। 2024 में तो बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा भी शुरू की गई। साथ ही ब्रेल सक्षम वोटर कार्ड और व्हीलचेयर मंगवाने के लिए ऐप जैसी सुविधाएं भी इस सिस्टम को और मजबूत बनाती हैं। इन सुविधाओं को जमीन पर काम करते हुए देखना सच में बहुत सुकून देता है।
ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे तकनीक और चुनाव आयोग की मेहनत से पोलिंग बूथ सीधे उन लोगों के घर तक पहुंच रहा है जो खुद चलकर वहां नहीं जा सकते। ये हर एक आवाज को अहमियत देने का एक लाजवाब उदाहरण है। अब इन सभी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों को सही मायने में समझने के लिए आइए अपने आखिरी खंड में इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही छोटे स्थानीय स्तर पर देखते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले चलिए इस परंपरा की प्राचीन जड़ों को टटोलते हैं। निष्पक्ष स्थानीय प्रतिनिधित्व की चाहत कोई नई बात नहीं है। 10वीं शताब्दी के उत्तर मिरूर शिलालेखों में एक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का जिक्र मिलता है। उस जमाने में उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक सीलबंद बर्तन में रखे जाते थे और नतीजों के लिए एक छोटे बच्चे से उन पट्टों को निकलवाया जाता था। कमाल की बात है ना? आज भी हम उन्हीं पारदर्शी सिद्धांतों को अपनाते हैं। चलिए इसे सूर्योदय स्कूल की 8वीं कक्षा के चुनाव के जरिए समझते हैं। यहाँ अहमद, गुरमत और रवि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए मैदान में हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है। पहले चुनाव प्रचार होता है जहां उम्मीदवार अपने विचार रखते हैं। फिर आता है वोटिंग का दिन जहां गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है और आखिर में नतीजे जानने के लिए सील किए गए बक्से खोले जाते हैं। स्कूल के इस छोटे से चुनाव में वे सभी बड़े राष्ट्रीय सिद्धांत दिखाई देते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। ध्यान दीजिए कैसे मिस उषा एक निष्पक्ष चुनाव अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं। गुप्त मतदान ये सुनिश्चित करता है कि किसी पर कोई दबाव न हो। और सबसे खास बात, नेहा नाम की एक दृष्टिबाधित छात्रा के लिए ब्रेल मतपत्र का इंतजाम किया गया है। ये दिखाता है कि छोटे स्तर पर भी हर एक मतदाता की भागीदारी कितनी जरूरी है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सूर्योदय स्कूल के मतदाताओं और असल में पूरे देश के सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर वोटर किसी भी उम्मीदवार के वादों से संतुष्ट ना हो तब क्या होगा? अगर वे दिए गए सारे विकल्पों को नकारना चाहें तो उनके पास क्या रास्ता है? और यहीं आती है नोटा की भूमिका, यानी इनमें से कोई नहीं। बैलेट पर यह विकल्प मतदाताओं को अधिकार देता है कि वे सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकें। हालांकि इससे चुनाव के आखिरी संख्यात्मक नतीजे नहीं बदलते, लेकिन ये असंतोष का एक बिल्कुल साफ और कड़ी आवाज वाला संदेश जरूर भेजता है। नोटा लोकतंत्र में एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली हथियार है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या एक सच्चे लोकतंत्र में चुनने की आज़ादी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी इनकार करने की आज़ादी नहीं है? सोचिएगा जरूर।